नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका राज्य में आपका स्वागत है। मैं हूं कशिश और खबरों की शुरुआत करते हैं यूपी के कानपुर से। यूपी के कानपुर घाटमपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री आवासों को अनदेखा करते सचिव और ग्राम प्रधान नजर आ रहे हैं। बता दें कि भीतर गांव के कोरथा में मुख्यमंत्री आवासों की हालत नाजुक बनी हुई है। दरअसल ट्रैक्टर टाली पलटने से 26 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मिलकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री जी के आदेश पर सभी पीड़ित परिवारों को एक एक आवास मिला था। आज सचिव और ग्राम प्रधान की अनदेखी के कारण वहां निवास कर रहे परिवारों का जीना दुश्वार हो गया, जहां न पानी है और न ही लाइट या साफ सफाई नजर आती है। इस मामले को लेकर पीड़ित परिवारों ने सचिव से शिकायत की, मगर अनदेखी कर रहे प्रधान बोल रहे हैं कि हमसे कोई मतलब नहीं। उधर सफाई कर्मचारी बोल रहे हैं जब सचिव कहेंगे तब सफाई होगी। लाइनमैन से लाइट ठीक करने को बोला तो कह रहा है हमको पैसे दे दो। फिलहाल पीड़ित परिवारों का कहना है कि हमारे बच्चे लाइट की वजह से पढ़ नहीं सकते। इतनी गंदगी है कि आए दिन बीमारियां फैल रही हैं और पूरा मामला भीतर गांव ब्लॉक का है, जहां अधिकारियों का रवैया देखकर लोग भी यह दंग रह गए हैं। गांव के कुरथा गांव में ट्रैक्टर टाली पलटने से 26 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसको लेकर गंभीरता से मुख्यमंत्री जी ने सभी पीड़ित परिवारों को आवास दिया था। और जो आवास दिया था, जो आवास में जो लोग रहते हैं, उनकी समस्याएं इतनी ज्यादा हैं। उनके बीच में चलते हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके की क्या क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? धर्मंती। अच्छा, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? यहाँ पर है ना बत्ती आती है हाँ। और नाली साफ करने आती है और कीड़ा मकोड़ा बच्चे भी नहीं लाइट के मारे रहते हैं, अंधेरे में बच्चे भी रहते हैं और न रहते हैं और रोते हैं रात में बच्चे, न लाइट देते हैं, न लाइट सुधारने आते हैं, न नाली साफ अच्छा, करने जो आते हैं, न पानी भी नहीं आते हैं। अच्छा, पानी कब से नहीं आया? पानी नहीं आवा 2 महीना से। अच्छा, जो सचिव और जो प्रधान जी हैं, उनसे ये शिकायत की है आपने? उनसे शिकायत नहीं किया, उनसे कहा होगा तुम्हें कह रहे हैं कि हमसे मतलब नहीं है। अच्छा, तो और देखिए ये जो दूसरे क्या आपका क्या नाम है? अच्छा, क्या क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ का न पानी का सुविधा, न लाइट का सुविधा, न जंगल, न नाली, न कुछ है, कोई देखे नहीं आ रहा है। अच्छा, दवाई का नालियों में छिड़काव वगैरह होता है? कुछ नहीं, अब खम्बन में मतलब कि लाइट उतर रही है अंदर वाले जो। अच्छा, तो केसा वाले आते हैं क्या? कोई नहीं, कोई नहीं आया। जो हो जाता तो कह 200-300 में खर्चा देते चलन। अच्छा, कौन मांगता है? बत्ती लाइन मारना मांग रहे हैं। अच्छा। सफाई वालों से कहा तुम मांगिए पैसा कि दे हम सफाई कर दे। प्रधान जी ने क्या कहा? प्रधान जी तो सुन ही नहीं रहा है। हाँ, क्या कहते हैं? कह रहे हैं हमसे कोई मतलब नहीं है, अब हमारा काम खत्म। अच्छा, प्रधानी का काम खत्म हो? प्रधान का काम खत्म। अच्छा, जिस तरीके की जो यहाँ पे लोगों की जो समस्याएं हैं, लाइट नहीं है, पानी नाली सफाई नहीं होती है, और जिससे बच्चों में बीमारी है, और लाइट ना आने से रात में बताते हैं कीड़े मकोड़े निकलते हैं, जिससे समस्या भी जाता है। और प्रधान और सचिव सुनते भी नहीं है, बोलते हमसे कोई मतलब नहीं। गोविंद शुक्ला के साथ लाखन सिंह, सुदर्शन न्यूज, घाटमपुर। यूपी के अमरोहा नगर के मोहल्ला चीला में जमीनी विवाद को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। आरोप है कि दबंग पड़ोसियों ने दीवार तोड़कर तोड़फोड़ की और माहौल में दहशत फैला दी। पीड़ित महिला गुलिस्ता ने बताया कि उसके पति बाहर रहते हैं और मौके का फायदा उठाकर पड़ोसी के कुछ लोग उनकी जमीन को मदरसे की जमीन बता रहे हैं। महिला का साफ कहना है, अगर मदरसे की जमीन है तो कागज दिखाएं, हम खुद छोड़ देंगे, लेकिन जबरन परेशान करना बर्दाश्त नहीं। गुलिस्ता का कहना है कि पूरा मामला अधिकारियों के पास विचाराधीन है और वह रोज शिकायत कर रही हैं, और आज भी पुलिस मौके पर पहुंची और दबंगों को समझाकर वापस चली गई। तो वही मामले ने मोहल्ले में तनाव बढ़ा दिया है, जबकि महिला अब प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। कोई विवाद नहीं, मैं तो बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। बच्चों को जब मैं तैयार कर रही हूँ तो हमारा बच्चा एक ऑटो लेके जा रहा था, जेवर छोटा वाला, उसके ऊपर निजाम भाई थे वो, और एक अता भाई है और एक सिराज भाई, ये तीनों ने आन के उसके ऊपर लोहे की रॉड लाके वो जब मारी तो मैं आ गई बीच में। मैंने कहा इनको क्यों मार रहा हो, देवर को, मेरे छोटे वाले को रक्षा लेके जा रहा था, मजदूरी करता हूँ। मैंने कहा इसको क्यों मार रहा हो तुम, वो तो मेरे ऊपर चढ़ गया। फिर निजाम भाई उन्होंने मेरे 2-3 घूंसे मारे कान पे। फिर मैंने जब मैं अंदर आई, मैंने बच्चों को भेज रही थी, मैं तो स्कूल, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो सो के उठी थी उस टाइम में, लाओ बच्चों को स्कूल भेज दी। हमारा कोई इनसे लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, हम तो जो भी है कानून का सहारा ले रहा है, हम इनसे कोई बात नहीं कर रहे फालतू। ये जगह जब भी हमने शत्रु संपत्ति करी, जब इन लोगों ने हमें वो नहीं करके दिया,
बराबर हम इन लोगों से उस पे डाल रहे हैं, न्यूज़ पे, पोर्टल पे भी डाली है हमने अपनी सारी जितनी भी ये हमारी चलती। और फिर उसके बाद हमने अपने कागज निकाल दिए, हमारे सुसर के नाम है सारे कागज। जमीनी क्या विवाद है? कोई कह रहा कोई मदरसा है नहीं, मदरसा है तो मदरसे वाले है, दिखा दे, हम हट जाएंगे पीछे। मस्जिद को तो देना आया, मस्जिद से लेना नहीं आया। हम देने के लिए तैयार है, मस्जिद हमें सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दे। अता भाई ये कहते हैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ किराएदार हूँ, मेरा इसमें कोई राइट नहीं है। तो अता भाई मारने क्यों आए मुझे लेडीज को? और निजाम भाई क्यों हाथ डाला उन्होंने आन के सुबह सुबह? मैं तो बच्चों को भेज रही हूँ तैयार करके अपने, और ये बड़ी सास यहाँ तक उन्होंने पथराव करा। और मेरे पास सारी वीडियो है, आप ले जाइए। इस मौके पे आई थी, क्या रहा? हमसे कुछ नहीं कहा उन लोगों ने, उनसे वहाँ पे जो भी लिखा है, लिखा पड़ी हुई है, वो चले गए। मौलाना है यहाँ के मस्जिद के, सबसे बड़े इमाम साहब है। अगर वो मस्जिद की तरफ को हाथ करके कह दें कि इन लोगों ने पहले छेड़छाड़ की है, तो मैं उनके पैर पकड़ने के लिए तैयार हूँ, हजरत के बड़े वाले। और सिराज भाई के भी पैर पकड़ लूंगी। अगर उन्होंने ये कह दिया मस्जिद में कुरान लेके हाथ में कि भाभी इन्होंने करा है विवाद, तो जो वो चाहे वो सजा दे दे, बस। मेरा नाम उज़मा है। क्या मामला हुआ यहाँ पर? कुछ नहीं, बस ये जमीनी विवाद है। ये मजदूरी करने जा रहे थे ऑटो लेकर, और उधर के लोगों ने आकर इनको पर हमला करा। वो रॉड लेकर आए थे इनको मारने के लिए, निजाम भाई, अता भाई और सिराज भाई। इतने में मैंने अपनी जेठानी को बुलाया, उनका नाम गुलिस्ता है, उन्होंने बीच बचाव करवाया, तो उनके ऊपर भी उन्होंने हाथ उठाया निजाम भाई ने, वो उनके भी मार रहे थे। धमकी दे गए हैं वो हमें जान से मारने की। हम 3 औरतें 4 औरतें घर में थे, उन्होंने सबके ऊपर हमला कर रहे थे, ईंटें फेंक फेंक के मार रहे थे घर में, बच्चे स्कूल जा रहे थे। यूपी के मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र में जबरन धर्मांतरण और धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने 5 आरोपियों में यामीन, गुलजार, इकराम, हाफिज, शहनवाज और नाई मुर्शीद को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन्होंने एक व्यक्ति का जबरन खतना कर धर्म परिवर्तन कराया और धोखे से उसकी करोड़ों की संपत्ति हड़प ली। पुलिस ने एक अर्टिगा कार, ट्रैक्टर और घटना में प्रयुक्त उस तरह बरामद किया है। एक नाबालिग को भी पुलिस संरक्षण में लिया गया है। आरोपियों पर बीएनएस और धर्मांतरण विरोधी कानून की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच जारी है। शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर में एक किनौनी गांव पड़ता है, जिसमें एक नरेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति और दूसरे उस गुण ग्राम के तमाम संभ्रांत व्यक्ति द्वारा पुलिस पर कंप्लेन की जाती है। तो उसमें सीओ बुढ़ाना, एसपीआरए और शाहपुर थाना प्रभारी की पूरी टीम इसमें लगती है, जांच की जाती है। तो इसमें पाया जाता है कि इस तरह से धर्म परिवर्तन करने का जो किया जा रहा था, उसी क्रम में जो है एक व्यक्ति नरेंद्र शर्मा का खतना भी किया गया था, तथा उनकी सारी जमीन को उनको जो है बहला फुसला करके, उनको नशा करा करके जो है उसको अपने नाम नामांतरण उसकी अपनी पत्नी के नाम करा लिया था, यामीन नाम का व्यक्ति। और मुख्य अभियुक्त जो यामीन है, जब उससे पूछताछ की जाती है, उसने पूरा जुर्म स्वीकार भी किया है अपना, तथा उसने अपने बीवी के नाम पर 5 बीघा खेत नामांतरित करा लिया है। साथ ही साथ जो 2 बीघा जमीन थी उसको बेच करके प्लाटिंग का कुछ और 100 गज प्लाट अपने रिश्तेदार को दिया। साथ ही साथ एक अर्टिगा गाड़ी खरीदी उससे, साथ ही साथ एक ट्रैक्टर खरीदा उससे। यूपी के हरदोई के मलावा थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के हनुमानगढ़ निवासी जसवंत सिंह पुत्र जोगेंद्र सिंह अपनी मुस्लिम समुदाय की प्रेमिका से मिलने मलावा आया था। बताया जा रहा है कि मुलाकात के दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि प्रेमिका ने अचानक उस पर हमला कर उसके निजी अंग को काट दिया। हमले में युवक बुरी तरह घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। हालांकि हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज हरदोई रेफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी सक्रिय हो गई। मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने घटना की छानबीन की और पीड़ित युवक के बयान दर्ज किए। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस सनसनीखेज घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है। लोग प्रेम प्रसंग के इस विवाद को लेकर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। देखिए, मामला थाना मल्लाव अंतर्गत एक मोहल्ले का है, जहां पर जसवंत, जो कि राजस्थान का रहने वाला है, अपने एक पूर्व परिचित महिला से मिलने आया था। दोनों में बातचीत के दौरान किसी बात पर विवाद हो गया। उसी में उक्त महिला द्वारा उससे प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया था, जिसे तत्काल स्थानीय CHC ले जाया गया, जहां उसे बेहतर इलाज हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। आरोपी महिला का सब लिया गया है और इसमें पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है।
यूपी के मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के खतौली मार्ग पर पुलिस और गौकसों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान साथी गौकस दीनो उर्फ दिन मोहम्मद पैर में गोली लगने से घायल हो गया और लंगड़ा कर गिर पड़ा, जबकि उसका साथी सरताज मौके से फरार हो गया। घायल गौकस के पास से एक बाइक, तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। दिन मोहम्मद पर पहले से गौकसी के 14 केस दर्ज हैं। पुलिस ने इसे अस्पताल में भर्ती कराया है और फरार आरोपी की तलाश में दबिशें दी जा रही है। मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। थाना बुढ़ाना के बुढ़ाना खतौली मार्ग उसी गेट पर पुलिस की चेकिंग चल रही थी। चेकिंग करते वक्त एक खतौली की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार व्यक्ति आए, उसको रोकने का इशारा किया तो वो एक कच्चे रास्ते की तरफ भागे। वो गन्ने की खेत के पास में उनकी मोटरसाइकिल गिरी। पुलिस वालों को अपने पास आता हुआ देख करके उन्होंने पुलिस वालों पर फायरिंग की। पुलिस वालों ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, घायल अवस्था में उसको CSC बुढ़ाना भेज दिया गया है। और एक जो उसका साथी था वो गन्ने के खेत में छिपा हुआ है, उसकी कामिंग की जा रही है। अभी भी वो फरार है, विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या कुछ आपराधिक इतिहास इनका है? हाँ, ये दीन मोहम्मद सूक्ष्म पूछताछ में मालूम चला, ये दीन मोहम्मद कस्बा बुढ़ाना का ये, इसके खिलाफ करीब 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे गौकसी गैंगस्टर के कायम है। और इसके पास से एक देसी तमंचा 315 और एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और एक बगैर नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की। यूपी के बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक 9 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ ई-रिक्शा चालक द्वारा चॉकलेट का लालच देकर छेड़छाड़ की गई। बता दें कि मामला तब सामने आया जब छात्रा के परिजनों ने इसकी शिकायत थाना कोतवाली शहर में दर्ज कराई। परिजनों ने तहरीर में बताया कि उनकी बच्ची को लाने ले जाने के लिए ई-रिक्शा चालक माजिद को लगाया गया, लेकिन माजिद बच्ची को खुद ई-रिक्शा में बैठाने के बजाय दूसरे ई-रिक्शा चालक नसीम के ई-रिक्शा में बैठा देता था और नसीम बच्ची को चॉकलेट आदि का लालच देकर उसके साथ छेड़छाड़ करता था। सूचना के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए तत्काल कार्रवाई की और दोनों आरोपियों माजिद उर्फ भूरा और नसीम को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही उनकी ई-रिक्शाओं को भी सीज कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। कृपया अवगत कराना है कि कल दिनांक 27 अगस्त 2025 को वादी द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गई थी कि वादी की पुत्री, जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष है और कक्षा 3 में पढ़ती है, वादी द्वारा अपनी पुत्री को स्कूल लाने ले जाने के लिए एक ई-रिक्शा लगा रखी थी। रिक्शा चालक द्वारा वादी की पुत्री को अपनी ई-रिक्शा में ना बैठाकर दूसरी ई-रिक्शा में बैठा देता था, जो कि वादी की पुत्री को चॉकलेट देने के बहाने से उसके साथ छेड़छाड़ करता था। वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने की घटना सामने आई है। मौके पर ही बच्ची के परिजनों ने 2 मंचलों की पहले धुनाई की और उसके बाद दोनों मंचलों को पुलिस के हवाले कर दिया। घटना को अंजाम देने वाले 2 लोग मोहम्मद नजीम और मोहम्मद आजम बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। आज शाम को थाना भोपा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बाकरनगर गांव में जंगल के रास्ते में एक नाबालिग युवती के साथ 2 युवकों द्वारा छेड़छाड़ करी गई है। पुलिस द्वारा तत्काल इसका संज्ञान लिया गया और मौके पर जाकर दोनों युवकों को पकड़ा गया और अभी इस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और दोनों युवक हिरासत में और अग्रिम कार्रवाई इसमें जारी है। यूपी के मेरठ में हिंदुवादी नेता सचिन सिरोही को सर तन से जुदा की धमकी मिली थी, जिसके बाद सचिन सिरोही ने थाना सिविल लाइन में प्रार्थना पत्र दिया और 4 दिन बीत जाने के बाद भी थाना पुलिस सिविल लाइन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद बड़ी संख्या में सचिन अपने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ थाना सिविल लाइन में धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और आरोपी सदर अली की गिरफ्तारी की मांग की गई। फिलहाल पुलिस ने 4 घंटे धरने के बाद अब FIR तो दर्ज की, लेकिन सर तन से जुदा की धमकी देने वाले आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। फिलहाल मामले पर लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। यूपी के फर्रुखाबाद में 30 साल पुराने तमीम हत्याकांड में दुर्दांत माफिया अनुपम दुबे और उसके साथी सीसू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। प्रभावी पैरवी और पुलिस कार्रवाई के लिए SP आरती सिंह ने अभियोजन और पुलिस टीम को सम्मानित किया। 1995 में PWD ठेकेदार समीम की हत्या माफिया द्वारा कर दी गई थी। D47 गैंग के सरगना अनुपम दुबे को दोषी ठहराया गया।
सम्मानित अधिकारियों में सीओ मोहम्मदाबाद अजय वर्मा, कोतवाल रणविजय सिंह, डायल 112 प्रभारी अमोद सिंह और डीजीसी सुदेश सिंह शामिल रहे। एसपी ने सभी से प्रभावी पैरवी जारी कर रखने का आह्वान किया। अब शासकीय व्यवस्था है, 30 साल पुराने मुकदमे में आपको पैरवी के बाद सजा हुई है, किस तरह से आप लोगों को किया गया, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारी अभियोजन की जो पूरी टीम है, मैंने 4 लोगों को उसमें लगा रखा था अपने साथ में, सभी ने बहुत अच्छे से अभियोजन की ओर से पैरवी की है और सभी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप एसटी नंबर 384/21 राज्य करते अनुपम दुबे व शिशु बाल किशन में 302/149 IPC के अपराध में अभियुक्त गण अनुपम दुबे और शिशु बाल किशन को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा। और धारा 147 में 1 वर्ष कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड से, और 148 में 2 वर्ष के कारावास और 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय और आदेश पारित किया गया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। और इसमें 5 अभियुक्तगण थे, जिनमें से एक अभियुक्त राजू डंगड़ा का मुकदमा काफी पहले डिसाइड हो चुका है और शेष 2 अभियुक्तगण हैं कौशल किशोर और लक्ष्मी नारायण। इनकी मृत्यु हो चुकी काफी पहले और इनका केस है वो अवेटेड हो गया था। तो माननीय न्यायालय के द्वारा कल जो पारित निर्णय है उसमें 2 व्यक्तियों को दोषी सिद्ध कर दंडित किया गया है। ये काफी पुराना मुकदमा था। अनुपम दुबे जैसा कि चर्चित सब जानते हैं उसके बारे में, बहुत ही शातिर अपराधी है और प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया है और इस केस में सजा से एक अच्छा संदेश जनमानस में गया है। न्याय के प्रति लोगों की आस जगी है, लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है। यूपी के जालौन के चुरखी थाना क्षेत्र के सोहरारपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 23 लाख रुपए की अवैध पटाखों की खेप बरामद की। थाना अध्यक्ष शिवशंकर सिंह ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 310 पैकेट में 1.48 लाख माचिस पटाखे जब्त किए। मौके से आरोपी सदरे आलम को गिरफ्तार किया गया, जबकि हीरालाल नामक दूसरा आरोपी फरार है। गिरफ्तार व्यक्ति ने बताया कि यह पटाखा ब्रिजराज के मकान में गुपचुप तरीके से भंडारित कर रहे थे और बेचने की तैयारी थी। एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बताया कि मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। त्योहार की सीजन में अवैध पटाखों के निर्माण और बिक्री पर रोकथाम के लिए अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर को पुलिस उप अधीक्षक आसिफ क्षेत्र द्वारा सूचना संकलित कर कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसके क्रम में धाकली सूचना का संकलन किया जा रहा था। इसके मध्य ज्ञात हुआ कि थाना चुरखी क्षेत्र के ग्राम पौता निवासी हीरालाल, जो हमारे लाइसेंसी हैं, उनके द्वारा जिस स्थान पर निर्धारित किया गया है कि पटाखों का निर्माण करेंगे और उसका भंडारण करेंगे, इससे इतर स्थान ग्राम सोहरापुर में इनके द्वारा अपने लाइसेंस की क्षमता से अधिक अवैध भंडारण किया जा रहा है। इस पे थानाध्यक्ष चुरखी को निर्देशित किया गया। वहां जब रेड की गई तो 310 प्लास्टिक की पेटियों में, जो इनकी भंडारण क्षमता से कहीं ज्यादा है और भंडारण के निश्चित स्थान से विरत स्थान पर इनके द्वारा 310 पेटी आतिशबाजी भंडारण किया गया था। यूपी के लखीमपुर खीरी पुलिस और स्वाट टीम ने निमगांव थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए 2 साथी चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अजय चौधरी और मुश्ताक के पास से 10 लाख की चोरी का मामला, माल, तमंचा, कारतूस, औजार और एक बाइक बरामद की गई। आरोपी सीतापुर के रहने वाले हैं और कई घटनाओं में शामिल थे। थाना नीमगांव, मैंगलगंज समेत कई अन्य क्षेत्रों में चोरी की वारदातों का पुलिस ने सफल अनावरण किया। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन के तहत यह कार्रवाई की गई।
संयुक्त टीम थाना नीमगांव और SWAT टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों के नाम अजय चौधरी और मुश्ताक हैं और इनके 2 अभियुक्त जो मौके से फरार हो गए उनके नाम नन्हे और सुनील। इनके द्वारा बताया गया कि ये गैंग बनाकर विलेजेस में चोरी की घटनाओं को कारित करते हैं। इनके द्वारा नीमगांव थाना क्षेत्र में 7 और मैगलगंज थाना क्षेत्र में 2 घटनाओं को कारित किया गया है। टोटल जो इनके पास से रिकवरी हमारे पास हुई है वो अराउंड 10 लाख की ज्वेलरी है, जिसमें कि मंगलसूत्र, लॉकेट, नाक के फूल, कुंडल इत्यादि है। इनके पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है और एक बाइक भी बरामद हुई। यूपी के प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां सरन सिंह नामक व्यक्ति ने तांत्रिक के कहने पर अपने 17 वर्षीय रिश्तेदार पीयूष की हत्या कर दी। तांत्रिक ने कहा था कि पीयूष को मरना था, लेकिन तंत्र मंत्र से वह बच गया और इसी कारण सरन के दोनों बच्चों की मौत हो गई। आरोपी ने 100 के टुकड़े टुकड़े अलग कर जगह जगह फेंके, फिर सैदरपुर जंगल से और बाकी 100 नैनी इलाके से बरामद हुए। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले में गहन पूछताछ जारी है। देखिए, दिनांक 26 अगस्त 2025 को थाना करेली अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें श्रीमती कामिनी सिंह वादिनी थी। इनका इसमें ये तहरीर में दिया गया था कि इनका पुत्र सुबह 8:30 बजे, जो कि नाबालिग है, वो स्कूल जाने के लिए घर से निकला था और घर पे वापस नहीं आया। तत्काल इसमें सूचना प्राप्त होने पे मुकदमा अपहरण का पंजीकृत किया गया था और इसके अनावरण के लिए टीमों को लगाया गया था। 26 अगस्त को ही सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात शव का कुछ भाग यमुनापार क्षेत्र के औद्योगिक थाना क्षेत्र में मिला है। उसकी शनाख्त करते हुए यह पुष्टि हुई कि यह शव वादिनी के पुत्र का ही है। उसके बाद में सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन करने के लिए एसओजी यमुनानगर, एसओजी सिटी व फील्ड यूनिट्स की टीम को लगाया गया था। उससे एक अभियुक्त की पहचान हुई जिसका नाम सरन सिंह है, जो कि मृतक का रिश्ते में दादा लगता है। कैमरा को फॉलो करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात इसके पास से आरी, चापड़ व कुछ कैश बरामद हुआ। पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि इसके पुत्र और पुत्री, जो अभियुक्त सरन सिंह, जो रिश्ते में मृतक का दादा लगता है, इसके पुत्र और पुत्री की 2023 व 2024 में असमय आत्महत्या से मृत्यु हो चुकी थी। उसी के निवारण के लिए इसने किसी तांत्रिक को संपर्क किया और उस तांत्रिक के द्वारा ये भ्रम अभियुक्त के मन में पैदा किया गया कि जो मृतक है उसी की दादी के द्वारा अभियुक्त के परिवार के ऊपर किसी प्रकार का जादू टोना किया गया है। इसी से क्षुब्ध होकर इसने मृतक को अगवा किया व उसकी हत्या कारित की। यूपी के मथुरा के थाना जैंत्र क्षेत्र के गांव तेहरा में 7 साल की बच्ची सृष्टि पर आवारा कुत्तों ने जानलेवा हमला कर दिया। घर के बाहर खेलते समय बच्ची पर झुंड ने हमला कर दिया, जिससे उसके शरीर पर गहरे घाव हो गए। बच्ची अस्पताल में भर्ती है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। परिजनों का आरोप है कि क्षेत्र में कुत्तों के हमले आम हो चुके हैं, लेकिन नगर निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद न फीडिंग पॉइंट बने हैं, न कुत्ता पकड़ने वाली टीम गठित हुई है। ये तेहरा गाँव। क्या हुआ था? मैं नहीं था, मैं उमेश में जो काम पे गया था, तो जब मैं आया तो मेरे को पता चला कि जो है ये बच्चे सब खेल रहे थे। तो ये खेलते खेलते जो है ये थोड़ा और आगे घर से मतलब थोड़ा आगे निकल गए। तब जो है उधर कुत्ते बैठे थे, तो कुत्ते ने जो है उसको काट लिया। मेरे पास वीडियो भी है उसका। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा? निगम प्रशासन नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा। बहुत तो वहाँ जो एक लोगों को थोड़ी है, कई लोगों को काट चुके हैं वो लोग। हाँ, वैसे घूमते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है। आपको बता दें कि मनकापुर स्थित आरपी आदर्श इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के विदेश राज्य मंत्री राजा कीर्तिवर्धन मौजूद थे। विदेश राज्य मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। खेल का युवाओं के जीवन में अमूल्य स्थान है।
खेल से हम स्वस्थ रहकर अपने जीवन को महत्वपूर्ण दिशा में ले जा सकते हैं। विदेश राज्य मंत्री ने अमेरिका और रूस के संबंधों को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि समय समय पर परिस्थितियां बदलती है। भारत आज विश्व पटल पर महत्वपूर्ण स्थान बनाने में सफल हुआ है। विश्व के तमाम देश हमारे साथ हैं। अमेरिकी टैरिफ के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि भारत हर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेगा और हमारे देशवासियों के लिए जो भी आवश्यक होगा कदम उठाए जाएंगे। भारत पूर्णतया आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश भारत सफलता का नित नया आयाम लिख रहा है। और साथ ही मंत्री ने यह भी कहा कि मोबाइल फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी। इसका अधिक प्रयोग युवाओं को लाभ से अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है और ये कोई नई सोच नहीं है। पहले भी हमारे दुनिया में हमारे जो खेलों का एक खेल जगत में जो हम लोगों के देश का स्तर था उसको बढ़ाने के लिए युवाओं की, बच्चों की वापस खेल जगत में दिलचस्पी लाने के लिए, उनको हर तरह का सहयोग देने के लिए ये एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरुआत किया गया है। आज उसी का उद्घाटन है। ब्लॉक स्तर से लेके जिला स्तर तक और उसके बाद प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक यहाँ के बच्चे जो खेल कूद में आगे रहते हैं वो उनको आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ी योजना है। इसमें बहुत सारा बजट भी नए ढंग से इसमें चालू किया गया है और पिछले कई सालों से जब से ये खेल कूद में ये खास करके हमारे सरकार ने बढ़ चढ़ के कदम लिया है, तब से आप देख रहे हैं कि हमारे युवाओं में, हमारी बच्चियों में एक नया उत्साह पैदा हुआ है। खेल इस तरह का शारीरिक कसरत हमारे बच्चों के पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक होता है और इसी सब सोच के साथ ये आज हम लोगों ने भी यहाँ पे जो हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस है उसका आज हम लोगों ने आरपी कॉलेज में उद्घाटन आपने मोबाइल को लेकर के कुछ यहाँ पर दिशा निर्देश बच्चों को दिया, क्या देखिए, आज ये सब जग जाहिर है कि मोबाइल के जितने फायदे हैं उतना ही उसका सामाजिक स्तर पे कुछ ना कुछ उसका नुकसान भी होने लग गया है। नुकसान क्या होता है? बच्चे अक्सर मोबाइल में ही आंख गड़ाए रहते हैं और उसी दुनिया में लीन हो जाते हैं। हम लोगों को सबको ये जरूरत है कि हम लोग थोड़ा आत्मचिंतन के लिए समय निकालें, थोड़ा अपने परिवार के लिए समय निकालें, थोड़ा सामाजिक रूप से अपने साथियों के बीच में उठना बैठने का समय निकालें, उनके साथ थोड़ा जहाँ भी आपके पास अगर कोई पार्क हो, फील्ड हो, जगह हो, मैदान हो, तो जैसे पहले हम लोगों के समय में हम देखते थे कि बच्चे कुछ नहीं तो पार्क में बैठे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, छोटी सी गेंद लेकर दौड़ाए हुए हैं, लेकिन आजकल धीरे धीरे ये सब विलुप्त हो रहा है। तो इसमें रुचि बढ़ाने के लिए अपने मोबाइल से कुछ समय निकालना अब हमारे समाज के हर व्यक्ति को, केवल बच्चों की बात नहीं कर रहे, हम तो हर आयु के लोगों की बात कर रहे हैं, निकालना बहुत जरूरी है। जी, जिस तरीके से टैरिफ विवाद चल रहा है भारत अमेरिका के बीच में, कैसे देखते हैं इसको? जिस तरीके से अमेरिका बार बार सबसे ज्यादा हरियाणा भी से प्रभावित है, आर्डर काफी रुके हुए हैं, आपका बयान भी आया है टैरिफ की वजह से। दुनिया में परिस्थितियां हमेशा बदला करती हैं, आज भी बदल रही हैं और कुछ सालों में बहुत तेजी से बदल रही हैं। हर तरह की लड़ाई छिड़ी हुई है और हर तरह के अपने जो ये आयात निर्यात अपने बिजनेस के एनवायरमेंट में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में पिछले 10-12 सालों में जिस तरह से हमारे देश की इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह मजबूत हो गई है, ये छोटे मोटे तूफानों से हमारी इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है अपने इस देश की सरकार पे कि हमारे देश के नागरिकों पे कोई नुकसान नहीं आने देंगे। हम लोगों के देश की जो इतनी बड़ी जनता है, हमारे सरकार का एक दायित्व है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी जनता की भलाई के लिए जो सही कदम उठाना है उठाएंगे। जहां हमें अच्छा मार्केट मिलेगा अपने देश के लिए, वहां से उस मार्केट को हम लोग अप्रोच करेंगे और हर तरह की अलग मजबूती भी हम लोग आपस में साथ चल के लेंगे। हम लोगों के देश ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने
हमारे माननीय एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री हैं, विदेश मंत्री जी ने इतने सालों में उनकी मेहनत का एक नतीजा है कि बहुत सारे देश अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत सारे हमारे दक्षिण जो ग्लोब है, साउथ ग्लोब के देश हम लोगों को अपना लीडर मानते हैं और उनके साथ हम लोग और मजबूती से उनके साथ जुड़ाव करके हम लोग आपस की आर्थिक मजबूती को और आगे बढ़ाएंगे। सर, आप विदेश मंत्री है, सबसे अधिक रूस ने वीटो का प्रयोग भारत को बचाने के लिए किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से लेकर के रसिया ने हमेशा भारत के साथ खड़ा रहने का काम किया है। 2014 में परिस्थिति बदली, भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका को साधने की कोशिश की, नतीजा क्या मिला? भारत की जनता जानना चाहती है कि रसिया को छोड़ के अमेरिका को क्यों साधा गया? हमको नतीजा मिला टैरिफ। देखिए, आज आप टैरिफ की बात कर रहे हैं, लेकिन बात यहीं से नहीं शुरू होती है। इसके पहले भी हम लोगों का जो ट्रेड बैलेंस है वो बहुत हमारे फेवर में है। हम लोग जितना अमेरिका से खरीदते नहीं थे, उससे कहीं ज्यादा हम लोग अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे। उसका भी तो फायदा इतने सालों में मिला है, तो इसको नहीं ना कि केवल नुकसान होता है। हम लोग को फायदा भी मिला है। दुनिया में देशों में सरकारें बदलती हैं, उनका नजरिया बदलता है, उनकी पॉलिसीज बदलती हैं। कोई चीज अस्थायी नहीं है आज की तारीख में। उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर है, जहां प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय कानपुर पहुंचे हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस पर कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर कानपुर के ग्रीन पार्क में धूमधाम से खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दीप प्रज्वलित कर की। इस मौके पर सांसद, उत्तर जिला अध्यक्ष, विधायक, जिलाधिकारी, सीडीओ और एडीएम सिटी भी मौजूद रहे। वहीं प्रभारी मंत्री द्वारा खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया और युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करने का संदेश यहां दिया गया। प्रभारी मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर कानपुर ने मेजर ध्यानचंद को इस तरह याद किया है और खेलों को बढ़ावा देने का संकल्प यहाँ लिया गया। आज विश्व विख्यात हॉकी के खिलाड़ी, जो हॉकी के जादूगर भी माने जाते थे, ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरा देश खेल दिवस के रूप में मना रहा है। उसी संदर्भ में अगर कानपुर में भी खेल दिवस का आयोजन हुआ है। जैसा मोदी जी के कार्यकाल में देश ने खेलों में प्रगति की है, वैसे ही योगी जी के कार्यकाल में प्रदेश का भी प्रवेश और खेल के प्रति रुझान बढ़ रहा है। उसी को प्रोत्साहित करने के लिए हर जिले में प्रभारी मंत्रियों को भेजा गया है माननीय योगी जी के निर्देश पर। उस संदर्भ में कानपुर में भी कार्यक्रम हुआ। मैं उसी के नेतृत्व में आया। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी को लेकर होता है, हॉकी को लेकर के होता है। हम कानपुर की बात करें, 2019 में लास्ट नेशनल यहाँ हुआ, पूरे 5 साइड हुआ। 11 साइड को लेकर पूरे कानपुर के आसपास के कोई भी मैदान नहीं है, जिस कारण यहाँ की खिलाड़ी पलायन कर रहे हैं। दिल्ली, इटावा, यहाँ पे मैदान है। इसको लेकर कई बार शासन से भी बात की गई। लास्ट टाइम हिंदी साहब आए थे, उनके पास भी प्रस्ताव रखा गया था खेल विभाग से कि 11 साइड मैदान होना चाहिए, तो खिलाड़ी हमारा नेशनल तक पहुंचे। लेकिन 5 साइड में खेल कर 11 साइड तक नहीं पहुंच सकता। गिलास खाली था, आधा भर गया। नजरिए दो हैं देखने के। एक नजरिया की आधा भर गया, एक नजरिया क्या है, या तो आधा खाली है। पहला सोच सकारात्मक, दूसरा सोच नकारात्मक। इससे पहले योगी या मोदी जी सरकार से पहले खेलों की दुर्दशा थी, यदि मुझे कहने में कोई ऐतराज नहीं। आज सुधार की ओर अग्रसर है, धीरे धीरे प्रगति करेंगे और प्रदेश सरकार का भी लक्ष्य है, देश की सरकार का भी लक्ष्य है कि खेलों की दुनिया में भारत का डंका बजे, प्रदेश का डंका बजे। मैंने उसका जवाब दे दिया आपको। यहाँ पर कई कोच भी नहीं है, इसमें कोरोना के बाद से एथलेटिक में कोच नहीं है, कबड्डी पूरी तरह से बंद हो गया। 60 खिलाड़ी कबड्डी में तो दक्ष हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं करा देती है। यहाँ शहर में कहीं नहीं, यहाँ तो बहुत बड़ा एक इंडोर स्टेडियम टाइप का एक जगह है, मैं गया था देखने। वो तो एक उदाहरण है पूरे प्रदेश के लिए। बल्कि हम तो कोशिश में कि उस टाइप का एक
जो सेंटर है गेम्स का वो आगरा में भी खुले। मैं आगरा से आता हूँ, तो भी मैंने कहा उपलब्धियों की चर्चा करनी चाहिए और उत्साह मिलता है और आगे बढ़ रहे हैं। पहले से आगे बढ़ा है प्रदेश, देश, इसमें कोई शक नहीं। माननीय मंत्री जी, पूरे प्रदेश के प्रशिक्षकों की बड़ी कमी है। कानपुर ग्रीन पार्क स्टेडियम देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे एक मेरे ख्याल से एक ही स्थायी रूप से कोच है, तो प्रशिक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार क्या करने जा रही है, जिससे प्रॉपरली खिलाड़ियों को कोचिंग मिल सके। सारे जगह एडॉक कोचेज है, इस दिशा में क्या करना है? देखिए, जो मैंने कहा है कानपुर में सेंटर है, मैं उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा। उसमें मैंने हर गेम्स के प्रशिक्षक देखा। मैं गया था, अचानक पहुंचा था, हर गेम का प्रशिक्षक देखा। और इससे पहले जब प्रशिक्षक विहीन था प्रदेश, अब धीरे धीरे हर गेम के प्रशिक्षक को प्रोत्साहन मिल रहा है और अपॉइंटमेंट भी मिल रहा है। उसमें आगे बढ़ेंगे, सरकार बढ़ रही है, खेल कूद का डिपार्टमेंट भी बढ़ेगा। सर, हम आगे की बात कर रहे हैं, हम खेल को लेकर कानपुर में क्या कोई नेशनल लगामी है, जो आपके प्रयास है? क्योंकि क्रिकेट के अलावा कानपुर में पिछले 2019 के बाद से कोई भी नेशनल इवेंट नहीं होता है, तो आपकी तरफ से कोई पहल हो कि कानपुर को कोई मेजबानी मिले? आपकी आवाज को मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा, खेलकूद मंत्री के पास। जैसे और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का प्रदेश के अन्य शहरों में बनाए जाने के लिए आपने बोला, तारीफ की आपने, तो ऐसा प्रदेश के अन्य महानगरों में भी शुरुआत हो, इस ओर प्रयास है माननीय योगी जी का भी और खेलकूद मंत्री जी का भी। सर जी, राष्ट्रपति मिनी स्टेडियम जो बच्चे निकल के तैयार हैं, उत्तर प्रदेश में पहले कितने मिनी स्टेडियम थे ग्रामीण क्षेत्रों में, आज कितने हैं उसको देखिए। पहले एक भी नहीं था, आज ग्रामीण क्षेत्र में जहां जमीन मिलती है सरकार वहां स्टेडियम के लिए खर्चा करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।